अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो पार्लियामेंट के टॉपिक से शुरू हो रहा है। और पार्लियामेंट को टॉपिक जो आर्टिकल डील करता है वो आर्टिकल है 50। ये हमें पार्लियामेंट के बारे में बताएगा। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक सेनेट है और दूसरा नेशनल असम्बली है। अब इन दो हाउस पर डिवाइडेड हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का जब भी जिक्र आएगा दोनों हाउस की बात होगी। पहली क्या है जी, नेशनल असम्बली, दूसरी है सेनेट। ये हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। लेकिन जैसे कि हमारी एक तरतीब है कि हम जब भी पढ़ते हैं, कोई भी लॉ पढ़ें, उसकी उर्दू बताने के साथ साथ उसका जनरल कंसेप्ट बताने के साथ साथ हम वर्डिंग जो है वो लाजमी पढ़ते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब भी वो क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हमें उसकी वर्डिंग एग्जैक्ट आती हो ताकि हम उसमें कुछ भी मिस्टेक ना कर सकें। तो पढ़ते हैं पार्लियामेंट। देयर शैल बी ए मजलिस शूरा Parliament of Pakistan consisting of the President and two houses to be known respectively as the National Assembly and Senate। यानी जो हमारी पार्लियामेंट है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट और उसके बाद उसके नीचे दो हाउसेस होते हैं। एक हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं और दूसरे को सेनेट कहते हैं। ये है हमारा आर्टिकल 50। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है आर्टिकल 51 नेशनल असेंबली। NA से मतलब है नेशनल असेंबली। देयर शैल बी 342 सीट्स फॉर मेंबर्स इन नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। नेशनल असेंबली जो हमारे पास सीटें हैं वो है 342 यानी 342। इसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं और वुमेन कोटा भी शामिल है। अब जो हमारे मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के, उनका क्राइटेरिया क्या होता है? ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ़ ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो। ही इज़ नॉट लेस दैन 18 ईयर ऑफ एज, उसकी कम से कम जो वोट डालने वाला मेंबर होता है उसकी एज 18 साल से कम ना हो। हिज नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल एंड ही इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाई ए कम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड। यानी वो बंदा वोट कास्ट कर सकता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, और दूसरा वो बंदा जिसको किसी भी अदालत ने पागल अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हो। अब इसके बाद है द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रेफर्ड इन टू क्लॉज 1 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4 शेल बी allocated टू ईच प्रोविंस द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज एंड द फेडरल कैपिटल एज अंडर। अब जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया, फाटा और जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उसको KPK में जम कर दिया। तो वो हमारा अब आज ऑलमोस्ट KPK ही कंसीडर होता है। ये एक चार्ट है जिसमें नेशनल असेंबली की सीटें डिवाइड की गई हैं, लेकिन ये अब ऑलमोस्ट टोटल चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही ये फाटा आया KPK में जम हुआ तो कुछ पंजाब की सीटें कम हुई, उसके बाद KPK की सीटें बढ़ गई, सिंध की एज इट एज हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की सीटें बढ़ी हैं, पंजाब की कम हुई हैं। तो इस वजह से जो तरतीब है वो थोड़ी सी चेंज होगी, ऐसे ही है। इन द एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रेफर टू द क्लॉज 3 देयर शैल बी इन द नेशनल असेंबली 10 सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम। अब जो 10 सीटें हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व की गई हैं। The seats in the National Assembly shall be allocated to each province, the federally administered tribal areas, and the federal capital on the basis of population in the accordance with the last preceding census officially published for the purpose of election to the National Assembly. National Assembly का purpose क्या है? अब the continuances for the general seats shall be single member territorial constituencies, and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law। अब जो हर बंदा है, हर MNA है जो भी नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा वो अपने एक मखसूस इलाके से इलेक्शन लड़ेगा और डायरेक्ट वोट के जरिए इलेक्ट होगा। ईच प्रोविंस shall be a single constituency for all seats reserved for women which are allocated to the respective province under clause 3। अब जितने भी हैं उनको उनके एरिया के मुताबिक जो सीटें हैं वो अलोकेटेड की गई हैं।
जैसे कि पाकिस्तान की पहले सीटें थी वो 148 एक थी, और उसके साथ कुछ वुमेन और बाकी मिलाकर वो 183 के करीब पंजाब की सीटें थी, लेकिन अब वो चेंज कर दी गई हैं, 172 रह गई हैं। तो यानी कि हर एरिया के हिसाब से, जैसे कि लास्ट में था 60 सीटें थी उसकी, क्या कहते हैं, सिंध की, अब उसकी भी चेंज हो गई हैं, 65 हो गई। 61 थी ना, उसके बाद 14 वो जो होती हैं वुमेन कोटे की थी, तो वो 75 थी, 75 से कम हो गए वो 65 रह गई। तो इसी तरह KPK की सीटें बढ़ी हैं। द कंस्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शेल बी द होल कंट्री, यानी कि नॉन मुस्लिम के लिए जो सीटें हैं वो पूरे पाकिस्तान में रखी गई, चाहे पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है या सिंध है, सबको वो सीटें अलॉट की गई हैं। उसके बाद मेंबर टू बी सीट रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू ए प्रोविंस अंडर क्लॉज 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। अब जो वुमेन की सीटें होती हैं, एक पार्टी ने जितनी सीटें ज़्यादा हासिल की होती हैं जनरली तौर पर, उसी के मुताबिक जो रिजर्व सीटें हैं वो हर पार्टी को वुमेन सीटें अलॉट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम PTI का क्राइटेरिया ज़्यादा था, तो इट मीन्स कि PTI को जो रिजर्व सीटों का कोटा था वो भी ज़्यादा मिला था, ऐसे ही है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स won by a political party shall include the independent return candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days। अब जो इंडिपेंडेंट होते हैं कैंडिडेट, उनको प्रॉपर ये आज़ादी हासिल होती है कि जब वो इलेक्ट हो जाते हैं वो उसके बाद किसी भी जमात में 3 दिन के अंदर जा सकते हैं। अगर वो नहीं जाते तो फिर वो आज़ाद ही रह सकते हैं पार्लियामेंट में। Of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates and members to the seat reserved for non-Muslims shall be elected in accordance with law through proportional representation system of the political party list of candidates on the basis of total numbers or of general seats won by each political party in the National Assembly। यानी जितनी भी नॉन मुस्लिम की सीटें हैं वो जैसे ही, अब अभी वुमेन के बारे में बताया गया है कि जैसे वो इलेक्ट होंगे उसी तरह ही उनको भी डिवाइड किया जाएगा, अपनी वो जितनी रिप्रेजेंटेशन के साथ वो जीतेंगे उतनी ही निस्बत के साथ उनको सीटें अलॉट की जाएंगी, वो अपने मेंबर उतने ही रिजर्व सीटों में नॉन मुस्लिम ला सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड द इंडिपेंडेंट returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। अब जो जब एक बंदा इंडिपेंडेंट जीत जाता है, जैसे बाकी मेंबर्स उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, जीतते हैं, इसी तरह इंडिपेंडेंट को भी मुकम्मल आज़ादी होती है कि जब उनका नाम एक विनिंग लिस्ट में आ जाता है उसके बाद वो 3 दिन के अंदर अगर जाना चाहता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो वो इंडिपेंडेंटली जा सकता है, अदरवाइज़ वो पार्लियामेंट में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रहेगा। जैसे कि जमशेद दस्ती वो इंडिपेंडेंट जीतता रहे, उसके बाद वो वाद बंदा था जिसने अपनी पार्टी अपने अकेले के नाम से चलाई हुई थी। शेख रशीद के बाद वो बंदा था, लेकिन शेख रशीद के पास भी अब 1-2 सीटें हो जाती हैं, वो MPA भी होता है मेरा ख्याल है, 1-2 उसके हैं, अभी एक ही है। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 52, ये हमारी बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो बीइंग ए पाकिस्तानी हमें होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है। वो एक नदीम बाबा है ना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शायर है पाकिस्तान का, तो वो कहता है कि ये दुनिया छोड़ के जिसमें तुम भी हो, जाता कौन है जाना पड़ता है। तो ये लॉ है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ लॉ कहा जाता है, क्योंकि जितने भी लॉ होते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखा जाता है, बाकी लॉ बाद में प्रवेल करते हैं। तो इसी तरह ये होनी तो हमें याद चाहिए चीज़ें, वैसे जनरली तौर पर फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती हैं। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व
continue for a term of 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its term। यानी जो नेशनल असेंबली का टेन्योर है वो 5 साल का होता है, और ये 5 साल का टेन्योर तब शुरू होता है जब वो क्या कहते हैं, पहली मीटिंग या पहली उनकी मीटिंग शुरू होती है ना, नेशनल असेंबली में बैठते हैं जाके, उस वक्त से ऑनवर्ड 5 साल का टेन्योर उनका शुरू हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है ये कि ये 5 साल तक ही रहे, ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी हो जाती हैं, और जैसे ही ये डिज़ोल्व होती हैं तो दोबारा इलेक्शन उसके साथ ही कंटिन्यू हो जाता है, क्योंकि पीछे हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, अक्सर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती रही और थोड़े अरसे के साथ डिज़ोल्व होने के बाद प्रॉपर इलेक्शन हुए। लेकिन आगे हम सैनेट पढ़ेंगे तो सैनेट हमें ज़्यादा अच्छे से बताता है कि वो जो है वो कभी डिज़ोल्व नहीं होती। सैनेट का जो टेन्योर है वो 6 ईयर का है, लेकिन सैनेट की जो कैबिनेट है वो कभी डिज़ोल्व नहीं हुई। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, आर्टिकल है जी 53, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आफ्टर ए जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली शैल एट its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and a deputy speaker, and so often as to the office of speaker or deputy speaker becomes vacant the assembly shall elect another members as speaker or as the case may be deputy speaker। यानी जब भी हमारे जनरल इलेक्शन होंगे, जितने भी हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट होकर आएंगे पार्लियामेंट में, सबसे पहले इजलास में सबसे पहला जो काम होगा वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सिलेक्शन होगी। बतौर इलेक्शन के साथ उनको इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जनरली तौर पर हम उनको सिलेक्शन ही कहते हैं कि जो सबसे पहला काम होगा, जो सबसे पहला बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, वो यही किया जाएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका सब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। बिफोर एंट्रिंग अपॉन ऑफिस ए मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल मेक बिफोर द नेशनल असेंबली ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। यानी जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं, उसके बाद इलेक्ट होने के बाद वो ओथ उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, ताकि वो अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर सके। अपना जो बिजनेस है, इनकी जो कार्रवाई होती है उसको भी ये बिजनेस ही लॉ में बोला जाता है। यानी कि जो अपनी कार्रवाई है वो इलेक्ट होने के बाद, हलफ उठाने के बाद वो उसको स्टार्ट कर सकें। नंबर 3 है इसका सब आर्टिकल 3, व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट और द स्पीकर इज एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एनी कॉज द डिप्टी स्पीकर शैल एक्ट एज स्पीकर, एंड इफ इट एट that time the deputy speaker is also absent or is unable to act as speaker due to any cause, such member as may be determined by the rules of procedure of the assembly shall preside at the meeting of the assembly। यानी अगर स्पीकर नहीं है तो वो बीमार है, किसी वजह से वो मीटिंग को हेड नहीं कर सकता, उसको वो क्या कहते हैं डील नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पर जो डिप्टी स्पीकर होगा वो हाउस को लेकर चलेगा। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है किसी सूरत हाल में, तो उसका जो चेयरमैन है वो उसको हेड करेगा। ठीक है। नंबर 4, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट ए मीटिंग ऑफ द असेंबली व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज बीइंग कंसीडर्ड। यानी जब उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आ जाएगी तब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हाउस की मीटिंग को कंडक्ट नहीं कर सकते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन, वही है ना रेजोल्यूशन, उसी को कहते हैं ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी ना स्पीकर के खिलाफ जब होगी, तब वो हाउस को कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जैसे वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास हुई तो हुआ क्या था कि स्पीकर ने अपनी कार्रवाई की थी, यानी कि उसमें यह था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो रेजोल्यूशन नहीं थी, वो किसके खिलाफ थी, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थी, लिहाजा उन्होंने अपनी मीटिंग कंडक्ट की है। उसके बाद है जी हमारे पास इसका सब आर्टिकल 5, द स्पीकर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। जो स्पीकर है वो अपना रिजाइन जो है वो प्रेसिडेंट को जमा करवाएगा अगर वो रिजाइन करना चाहेगा तो। द डिप्टी स्पीकर मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज ऑफिस। जो डिप्टी स्पीकर है वो क्या करेगा, वो भी उसी तरह ही अपना जो रिजाइन है वो सबमिट करवाएगा। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को करवाएगा और जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंट को करवाएगा। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बी
बिकम वैकेंट इफ ही रिजाइन हिज ऑफिस। और जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है इनकी सीटें कैसे खाली होती, अगर वो सीटें खुद छोड़ दें रिजाइन करके, ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली, और अगर वो मर जाए तो या तो रिजाइन कर जाए या खुद ही मर जाए। ही इज 5 साल की ड्यूरेशन है, जैसे नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन है इनकी भी इतनी ड्यूरेशन होती है। और आगे पढ़ते हैं, आगे और भी कुछ बातें हैं, वो कैसे यानी ये कब तक रहते हैं वो भी बताता हूँ। ही इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑफ विच नॉट लेस देन 7 days नोटिस हैज बीन गिवन एंड विच इज पास्ड बाय द वोट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। यानी अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई रेजोल्यूशन तो 7 दिन का इनको नोटिस दिया जाएगा और मेजोरिटी की वोटिंग पर फैसला होगा। अगर मेजोरिटी इनके खिलाफ हुई तो ये उतर जाएंगे, अगर मेजोरिटी इनके हक में हुई तो ये रहेंगे सीट पर। अब व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल कंटिन्यू हिज ऑफिस, ये मेन बात मैं बताना चाह रहा था। व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टिल द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द ऑफिस बाय द नेक्स्ट असेंबली एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब होता क्या है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, इलेक्शन दोबारा शुरू हो गए, लेकिन जो स्पीकर है वो जब तक नया स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होकर नहीं आएगा वो तब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहेगा, चाहे नेशनल असेंबली ख़त्म हो जाए, चाहे वो सीटें डिसॉल्व हो जाएं, जनरल इलेक्शन क्यों ना आ जाएं। जनरल इलेक्शन होने तक, फॉर एग्जांपल यकम को नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन होते हैं जी अगस्त में, अगस्त में इलेक्शन होते हैं, अगस्त की 25 अगस्त को नए जो मेंबर हैं उन्होंने जाकर पार्लियामेंट में बैठना होना, ठीक है। अब होगा क्या, 1 जुलाई की ये असेंबली डिसॉल्व हुई है, अगस्त में इलेक्शन है, 25 को इन्होंने अपना पहला इजलास शुरू किया है, लेकिन जुलाई के बाद भी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो एज ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी पोजीशन पर कायम है। अब 25 जुलाई को जो नया इजलास शुरू हुआ है उसमें सबसे पहला काम जो होगा उन्हीं स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर के अंडर नया इलेक्शन होगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सिलेक्शन का। वो अब जो न्यू स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे ना वो जो इलेक्ट होंगे उस दिन के बाद वो चेंज होंगे पहले वाले, ठीक है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर। हाँ, इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने क्वेश्चन किया था अपने टीचर को कि सर ये जो स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी ये अपनी सीट को होल्ड करते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करते हैं। तो इसमें आंसर ये निकला था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है इनके अजलास ड्यूरिंग इलेक्शन रोज़ नहीं होते, अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी हो तो कोई बुला लिया जाता है, अदरवाइज तो होते ही नहीं है ड्यूरिंग इलेक्शन, क्योंकि सारे कंपेन में लगे। जैसे बाकी नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्शन में लगे होते हैं इसी तरह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर भी अपनी अपनी कैंपेन में लगे होते हैं, लेकिन जब वो सारे इलेक्शन का सीन हो जाता है, चाहे नेशनल असेंबली की वो सीट विन करें डिप्टी स्पीकर या स्पीकर चाहे ना करें, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग तक वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर विन कर जाते हैं, उनकी पार्टी भी जीत जाती है, तो चाहे उन्हीं को दोबारा वो स्पीकर एज इलेक्ट कर लें, ये एक सेपरेट चीज़ है और ऐसे चांसेस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है या पीछे नून लीग की हुकूमत थी और एजाज सादक जो था नेशनल असेंबली का स्पीकर था और दोबारा पीटीआई जीत गई, उन्होंने अपना स्पीकर लगा लिए, उसके बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट शुरू हुई उसमें क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, कैबिनेट ही चेंज होगी, उन्होंने दोबारा क्या किया, अपना वो पीछे वाला स्पीकर उठा के दोबारा स्पीकर बना लिया, क्योंकि पहले स्पीकर ने रिज़ाइन कर दिया। अगर वो रिज़ाइन ना करता, चाहे ये हुकूमत चेंज होगी थी लेकिन उसने स्पीकर रहना था, लेकिन उसने खुद रिज़ाइन किया है, वो कासिम सूरी और दूसरा उसके बाद क्या कैसर, असद कैसर, उन्होंने खुद रिज़ाइन किया, लिहाजा कौन आ गया, ये एजाज सादक आ गया। नहीं, वो भी राजा परवेज़ अशरफ आया, लेकिन वो जो उस इजलास को कंडक्ट करने के लिए उस एक दिन के लिए वो अय्याज सादिक ने किया था। हाँ, इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ को इन्होंने इलेक्ट किया जो साबका प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 54,
समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। मजलिस शूरा बेसिकली उर्दू का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन joint sitting to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogate the same। अब जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज को वक्तन फवक्तन समन करता रहता है कि मैं ज्वाइंट मीटिंग कंडक्ट करना चाहता हूँ मुल्क की सूरत हाल पर, जिसको उसका जनरल खताब भी कहते हैं। देयर शैल बी, सब आर्टिकल 2 है इसका, देयर शैल बी एट लीस्ट 3 session of the National Assembly every year and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the Assembly in one session and the last date appointed for its first sitting in the next session। अब होगा क्या कि हर साल में कम से कम एवरी ईयर 3 सेशन, एवरी ईयर 3 सेशन कंडक्ट किए जाएंगे और हर सेशन में मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा टाइम का वो 120 दिन का होगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा एक सेशन में। बात समझ आ गई? प्रोवाइडेड दैट नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। एक 130 दिन से ज़्यादा जो नेशनल असेंबली है वो अपने इजलास को डिले नहीं करेगी एक साल में। 130 दिन के अंदर अंदर एक सेशन होना ही होगा। क्या क्या? अच्छा जी, फर्दर है जी, इन दिस क्लॉज वर्किंग डेज इंक्लूड्स एनी डे ऑन विच देयर इज ए ज्वाइंट सिटिंग एंड एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 days फॉर विच इन द नेशनल असेंबली इज एडजर्न्ड। वर्किंग डेज में सारे दिन ही आते हैं, क्योंकि अगर छुट्टियां निकाल दी जाएँ तो फिर तो वैसे ही, क्योंकि 165 दिन का साल है, तो अगर छुट्टियां निकालें वो सारे दिन भी इंक्लूडेड है, इसमें वो माइनस नहीं है। ऑन ए रिक्विजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4, यानी टोटल का 1/4, 1/4 of the total membership of National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the Speaker has summoned the Assembly only he may prorogue it। अब क्या है, जब एक चीज़ के मुताल्लिक़ कोई रेक्विजिशन आती है, कोई रेजोल्यूशन आती है, तो उसका जो समन होता है वो 14 डेज़ के लिए होता है और 14 दिन के अंदर अंदर वो जो स्पीकर होता है वो बाकी लोगों को इतला देता है कि ये प्लेस है, ये टाइम है। बेसिकली नेशनल असेंबली होती है ना, और उसी में बताया जाता है कि इस दिन नेशनल असेंबली में आप सब ने लोगों ने पहुंचना है। अगर स्पीकर चाहे नेशनल असेंबली के अलावा भी किसी जगह पर अजलास कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन 14 दिन के नोटिस पर टाइम प्लेस दोनों वो डिसाइड करता है। उसके बाद आ गया हमारे पास आर्टिकल 5, voting in assembly and quorum। Subject to the constitution, all decision of the national assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes। अब इसमें क्या है, जो वोटिंग होगी वो हर बंदा सिंगल वोट कास्ट करेगा, हर मेंबर, और उसके अलावा जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वोट हो जाते हैं टाई, फॉर एग्जांपल दोनों की तरफ 50-50 कैंडिडेट हैं, अब बच गया कौन? स्पीकर। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, स्पीकर इसी को कहते हैं क्योंकि ये भी उन्हीं में से इलेक्ट हुआ है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अगर दोनों टाई हो गए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो अपना वोट कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन जो स्पीकर है वो एक मुल्क का स्पीकर है, किसी एक पार्टी का स्पीकर नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई? इफ एट एनी टाइम ड्यूरेशन ए sitting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of the such membership is present।
यानी कोई भी नेशनल असम्बली की सीटिंग होगी, कोई भी अजलास होगा, 1/4 कम से कम मेंबर का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो सीटिंग जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अर्जेंट कर दिया जाएगा, नेक्स्ट डेट डाल दी जाएगी उसमें। आर्टिकल 56 वोटिंग बताता है, वोटिंग कैसे होगी, कोरम कैसे पूरा होगा, कि अगर वोटिंग करवानी है किसी मुद्दे पे, किसी रेजोल्यूशन पर, कोई रेजोल्यूशन पास होनी है, तो उसकी वोटिंग के लिए जो मेंबर का आना है या उनकी वोटिंग है वो कैसे होगी। उसमें दो चीज़ें, हर मेंबर सिंगल वोट कास्ट करेगा, सिंगल के बाद अगर टाई हो गया, मुकाबला इक्वल आ गया, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वोट किसी भी तरफ कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो जाहिर सी बात है अपने पार्टी को सपोर्ट करना, लिहाजा उसका वोट को एग्जाम्प्ट कर दिया गया उसमें से। और 1/4 का होना ज़रूरी है। एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 बताता है प्रेसिडेंट का खिताब। द प्रेसिडेंट में एड्रेस इधर हाउस और बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। अब जो सदर है वो किसी एक हाउस को भी खिताब कर सकता है या दोनों को इकट्ठा करके भी अपना खिताब कर सकता है, लेकिन सब मेंबर्स का होना ज़रूरी है मोस्टली तौर पर। द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेज टू ईदर हाउस वेदर with respect to a bill then pending in the Majlis Shura, Parliament or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। अब जो है जितने भी कोई अगर कोई बिल वगैरह पेंडिंग है या कोई चीज़ें हैं जिनको सदर ने अपनी स्पीच में डिस्कस करना है, तो उनका भी मैसेज जाएगा उन मेंबर्स को कि इन पर भी बात होगी खिताब में, ठीक है। At the commencement of the first session after each general election to the National Assembly and at the commencement of the first session of each year, the President shall address both houses assembled together and inform the Majlis Shura Parliament of the causes of its summons। अब हर जब नेशनल असम्बली इलेक्ट होकर आएगी, एक टीम बनेगी नेशनल असम्बली के मेंबर्स की, तो जो प्रेसिडेंट है वो तमाम दोनों हाउसेस को यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को इकट्ठा भी खिताब करेगा या चाहे तो सेपरेट सेपरेट भी कर सकता है। उसके बाद इसी तरह हर साल भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करेगा और एड्रेस करने के साथ वो मैसेज भी देगा कि जो जो इश्यूज वो डिस्कस करेगा हर मीटिंग में, ताकि मेंबर्स को पता हो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब इन चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। Provision shall be made in the rules for regulating the procedure of a house and the conduct of its business for the allotment of time for discussion of the matter referred to in the address of the president। यानी जो भी वो चीज़ें कंडक्ट करेगा, जिन चीज़ों के मुताल्लिक वो बात करने जाएगा या चाहेगा, वो चीज़ें ऑलरेडी दूसरे मेंबर्स को भी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इन चीज़ों पर हाउस में डिस्कशन हो सकती। ये जी था हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल है 57, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर, ए फेडरल मिनिस्टर, ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द अटॉर्नी जनरल shall have the right to speak and otherwise take part in the proceeding of either house or a joint sitting or any committee thereof at which he may be named a member, but shall not be the virtue of this article be entitled to vote। अब जो भी मिनिस्टर होगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फेडरल मिनिस्टर हो, कोई स्टेट का मिनिस्टर भी फेडरल मिनिस्टर ही बेसिकली होता है रियासत का, इसमें जितने भी वज़रा हजरात हैं और अटॉर्नी जनरल भी है जो पाकिस्तान का, ये सारे क्या हैं, इनको राइट है कि वो जब पार्लियामेंट की सीटिंग का अजलास होगा तो ये भी अपनी स्पीच कर सकते हैं, अपने अपना मौक़िफ़ जो है, जो इनकी कारकर्दगी है या जो इनकी प्लानिंग है मुल्क के बारे में या मुल्क की मशीनरी को चलाने के बारे में जो इनकी प्लानिंग है, उनका भी ये जिक्र करेंगे और इनको प्रॉपर हक है। उसके बाद है जी हमारे पास वो क्या कहते हैं 58,
नेशनल असेंबली का लास्ट आर्टिकल है। डेजोलेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का खात्मा कैसे है? नेशनल असेंबली, the president shall dissolve the national assembly if so advised by the prime minister, and the national assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours after the prime minister has so advised। अब इससे पहले क्या होता था, ये 18 अमेंडमेंट के बाद हुआ है ऐसा कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असम्बलियों को डिसॉल्व करेगा। इससे पहले होता क्या था, इससे पहले सदर के पास डायरेक्ट पावर थी, यानी वो जब चाहता था प्रेसिडेंट असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देता था। नवाज शरीफ की हुकूमत पीछे देख लें, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत देख लें, यानी इनमें हुआ क्या था, इनमें सदर ने प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी थी। अब क्या है, अब जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं करेगा या मैसेज करे, एक लेटर ही होता है ना, जिस तरह इमरान खान ने लिखा था प्रेसिडेंट को और एक कॉल आ गई थी जी असम्बलियाँ डिसॉल्व हैं, दूसरे जो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने वो जो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चल रही थी। अब जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चल रही थी तब उसके पास वो जो राइट था वो ख़त्म हो चुका था। उससे पहले वो भेजता वो अलग बात थी, जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आ चुकी थी उन दिनों उसकी जो वो मूव है वो नहीं चली, यानी असम्बलियाँ डिसॉल्व करना। क्या वो सक्सेसफुल हुई थी? सक्सेसफुल हुई है, उससे पहले नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ एक एक्शन आ चुका है, आप उस एक्शन में फंस चुके हैं, अब आप इंडिपेंडेंट वर्थ नहीं रखते, आप पहले उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे फिर आप इंडिपेंडेंट वर्थ रखते हैं। अभी आप कंट्रोवर्सी से जब पाक होंगे तब आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस वक्त प्रेसिडेंट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई थी ना, उस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल उस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का साबित होना या उसका हल होना पहले ज़रूरी था, उसके बाद वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता था, चाहे वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करता चाहे जो कुछ भी करता। लेकिन जब तक वो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट डिसॉल्व नहीं होनी थी या उसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होना था, तब तक वो जो इसका इख्तियारात था वो नल एंड वाइड थे। वो वोटिंग वाली राइट, रात को वो क्या है उसको मैसेज लिख रहा है कि जी इस चीज़ें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम ट्रैक से उतर जाएंगे। ये एक लंबी डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े वो क्या कहते हैं सीनियर वकला हजरात इसमें फंसे हुए हैं अभी, तो अगर उसमें हम चले गए ना तो हम इससे डी ट्रैक हो जाएंगे। अभी हम इसमें रहते हैं, उसके बाद उस पर भी बात करते हैं, वो एक लंबी डिबेट है। क्योंकि आर्टिकल 5 जस्ट इतना है कि हर सिटीजन को लॉयल रहना चाहिए, उसकी और डेफिनेशन ही कोई नहीं। इन्होंने आर्टिकल 5 का पता नहीं क्या क्या रंग दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक लंबी डिबेटेबल चीज़ें हैं लंबी डिबेट चाहिए इस पर। अभी जस्ट हमने इतना पढ़ना है कि वो कैसे डिसॉल्व होती है। इसमें क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को लिखेगा कि असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है वो 48 आवर्स में यानी 2 दिन में असम्बलियाँ डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है। Reference in this article, Prime Minister shall not be construed to include reference to a Prime Minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon, or against whom such a resolution has been passed, or who is continuing in his office after his resignation or after the dissolution of National Assembly। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो तब वो चीज़ जो है इसमें नहीं आएगी, ये कहता है। Notwithstanding anything contained in clause 2 of article 48, the president may also dissolve the National Assembly in his direction where a vote of no confidence having been passed against the prime minister, no other member of National Assembly command the confidence of the majority of the members of the National Assembly in accordance with the provision of the constitution as ascertained in a session of a
नेशनल असम्बली समन फॉर द पर्पज़ ऑफ। अब जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 48 के तहत खुद भी इसको डिज़ोल्व कर सकता है, लेकिन इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शर्त फिर वही आ गई अगर वो कामयाब होती है तो। लेकिन जब 18 अमेंडमेंट आई थी तो उसके बाद प्रेसिडेंट से ये इख्तियारात वापस ले लिए गए। क्योंकि इससे पहले ये किन्होंने किया था, ये जरदारी पार्टी ने किया था। जरदारी ने 18 अमेंडमेंट की थी कि ये सदर से ये पावर्स छीन ली थी कि वो जब चाहता है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके लोगों को घर भेज देता है। असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का इसाक खान ने की थी नवाज शरीफ के खिलाफ। ये भी इसी 18 अमेंडमेंट में ही है। ये अपने अख्तियारात को खुद इस्तेमाल करें। ज़हन इसको ओके कर।